दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, हो गया है प्यार तो क्या कीजिए। अक्सर जब हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते हैं या स्कूल में पढ़ा करते हैं, हमारी अक्सर लोगों से दोस्तियां हो जाया करती है। आज की जो सच्ची घटना इसी प्रकार एक लड़का और एक लड़की में बेहद प्यार होता है। शुरुआत तो बहुत खुशियों भरी होती है, लेकिन अंत इतना दुखद होता है, बल्कि उस प्रदेश में नहीं, आसपास के ज़िलों में या आसपास के राज्यों में। जब जहाँ तक ये कहानी सोशल मीडिया के द्वारा या अखबार के द्वारा या किसी भी समाचार पत्र के द्वारा या रेडियो के द्वारा या टीवी के द्वारा लोगों तक पहुंचती हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या इस हमारे देश में अपने जातिवाद के लिए इतना गिर सकता है या इतना घिनौना काम कर सकता है। आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल यह सच्ची घटना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का ज़िला है सोनीपत। ये घटना सोनीपत के ज़िले से ली गई है। अक्सर सोनीपत ज़िले के न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर 2021 को, यानी कि लड़की के भाई को, जिसका नाम है, जो उसका लड़की का फुफेरा भाई है, उसे कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। जब यह फांसी की सज़ा हो जाती है तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, इस कहानी की जानने की कोशिश करते हैं। जिसको इस कहानी के बारे में पता चलता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति क्या हमारे इस देश में जातिवाद के लिए क्या इस हद तक जा सकता है या इस हद तक गिर सकता है। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है सुमित्रा दयानंद महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से, जो कि ज़िला सोनीपत में है। वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। एक लड़का और एक लड़की, लड़की का नाम सुशीला और लड़के का नाम प्रदीप कुमार है, जो कि सरस्वती दयानंद यूनिवर्सिटी में एमए की ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ते हैं। जब वे ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ते हैं, लड़का और लड़की पढ़ने में दोनों ब्रिलियंट थे, दोनों होशियार थे। लड़का काफ़ी माइंडली था, लड़का पढ़ाई में तेज़ होता है और लड़की भी पढ़ाई में तेज़ होती है। दोनों की अक्सर आपस में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती से प्यार, दोस्ती वह प्यार में बदल जाती है। और धीरे धीरे जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो प्यार में इस कदर बदलती है, एक नहीं, दो या नहीं, इस कदर प्यार होता है कि वो दोनों आपस में जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। जब कस्में खाने लगते हैं, धीरे धीरे इस प्यार की चर्चा लड़के के घर वालों को तो नहीं थी पता थी, लेकिन लड़की के घर वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है। लड़की का जो भाई होता है, जिसका नाम है सत्येंद्र उर्फ मोनू, वह लड़के को, प्रदीप को समझाता है कि भाई तुम हमारी बहन से यह बातचीत ख़त्म कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रदीप लड़के को धमकी दे देता है, लेकिन लड़की लड़के से इतना बेहद प्यार करती थी कि वो साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है। लड़की समझाने के बावजूद भी लड़के से बात करना, ये लड़के से मिलना नहीं छोड़ती। यह चर्चा यूनिवर्सिटी के बाहर तक लोगों में पहुंचने लगी। लोगों में पहुंचने के बाद लड़के के घर वालों को जब इस बात का पता चलता है तो वे समझाते हैं कि भाई ये लोग ऊंची जाति के और हम नीची जाति के हैं। यानी कि लड़का दलित परिवार से था, जो कि लड़की बड़ी बिरादरी से थी। जो कि लड़का दलित था, लड़के को छोटी बिरादरी का मानते थे। इसलिए लड़की के भाई सत्येंद्र उर्फ मोनू ने कई बार उस लड़के को धमकी दी कि तुम हमारी बहन से बातचीत करना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि हमारे देश में अक्सर जातिवाद लोगों को लेकर डूब रहा है। यह जो एक सच्ची अहम जो बात है, वो जातिवाद के ऊपर ही हमारे इस देश का विनाश चल रहा है, या इस देश में झगड़ा चल रहा है, या इस देश में लड़ाई चल रही है। दोस्तों, तो जब इस प्यार की भनक सबको लग जाती है, लड़का समझाने से नहीं मानता और लड़की भी समझाने से नहीं मानती, आखिर लड़का और लड़की घर छोड़कर भाग जाते हैं और भागकर वह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सन 2014 में वे घर से भागते हैं और सन 2015 और 16 घर से भागे हुए करीबन 2 वर्ष हो चुके थे। कभी तो वे चंडीगढ़ रहते हैं, कभी इस शहर, कभी दूसरे शहर। 2 साल तक वे भागते रहते हैं और भागते भागते एक दिन लड़की का भाई सत्येंद्र उर्फ मोनू दोनों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद दोनों को समझाता है। और सत्येंद्र अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आखिर बहन ही तो है, उसने किया ही क्या है, शादी हमें उसकी कहीं और भी करनी थी और इस लड़के से भी करनी थी, मान जाइए पिताजी। तो पिता के दिमाग में वह बात बैठ जाती है, लेकिन पिता के दिमाग में वह बात नहीं बैठती जो लड़की के भाई के दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था। एक सोच चल रही थी, एक षड्यंत्र रच रहा था वो अपने दिमाग में। लड़के को, लड़की को वह घर लिवा लाता है। लड़का और लड़की सोनीपत में आकर रहने लगते हैं। दोनों परिवारों में एक मीटिंग बैठती है और पंचायत बैठती है। पंचायत के बाद दोनों में आपस में रिश्तेदारी हो जाती है और रिश्तेदारी के बाद लड़की वाले लड़के वालों के घर जाने लगते हैं और लड़के वाले लड़की वालों के घर आने लगते हैं। दरअसल दीपावली या जो भी त्यौहार आता था, लड़की का जो भाई है सत्येंद्र उर्फ मोनू,
वह अक्सर अपने बहनोई प्रदीप के घर जाया करता था। प्रदीप के घर जाने के बाद वह उसके घर जाया तो करता था, लेकिन रिश्तेदारी के कनेक्शन से नहीं, बल्कि वहाँ का माहौल देखने के लिए, ताकि मौका देखते ही जो उसके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था उसको, उस घटना को वो अंजाम दे सके। जब यह बात, इस बात की भनक किसी को नहीं थी, दोनों में आपस में प्रेम चल रहा था और आपस में रिश्तेदारी का कनेक्शन भी बन चुका था। एक दिन रात्रि का करीबन 10 बजे का वक्त रहा होगा। प्रदीप अपने फुफेरे भाई को लेकर, सत्येंद्र अपने फुफेरे भाई को लेकर प्रदीप के घर पर रात को करीबन 10 बजे का वक्त रहा होगा। वह आकर दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद प्रदीप के पिताजी जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलने के बाद जो लड़की का भाई होता है, जिसका नाम है सत्येंद्र उर्फ मोनू, वह अपने हथियार से, अपने औजार से जो उसके पास था, वह सत्येंद्र के पिताजी सुरेश पर गोली चला देता है। और गोली चलने की आवाज़ से लड़के की माँ और लड़का भी उठ जाता है, लड़के का दूसरा भाई भी उठ जाता है और शीला भी उठ जाती है, जो कि सत्येंद्र उर्फ मोनू की बहन है, जिसने एक दलित परिवार से एक नीची छोटी जाति के लड़के से शादी की थी। इस बात पर यह विवाद था। तो जब गोली चलती है तो गोली चलने की आवाज़ रुकती नहीं है, गोली धीरे धीरे धाँ चलती रहती है और चलने के बाद लड़के के पिता की गोली लग जाती है। लड़के का पिता बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी के बीच लड़के की माँ आ जाती है, जिसका नाम है सुनीता। सुनीता के भी 3 गोली लग जाती हैं। सुनीता भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन गोली चलने का सिलसिला रुक नहीं रहा था। गोली चले ही जा रही थी। अब बारी आती है प्रदीप की। प्रदीप के माथे पर जो सत्येंद्र का निशाना था, वो उसके सिर पर गोली मारना चाहता था, लेकिन शीला ने अपना हाथ लगाने के बाद गोली रोकने की कोशिश की, लेकिन गोली तो गोली होती है, वो हाथ क्या, वो दीवार में भी पार हो सकती है। शीला ने जब अपना हाथ प्रदीप गोली पर लगाया तो गोली शीला का हाथ पार करते हुए प्रदीप के माथे पर लगती है जाकर, यानी कि सिर में लग जाती है। और सिर में लग जाने के बाद प्रदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो लड़के की माँ है सुनीता, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। और जो लड़के का पिता है सुरेश, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। अब शीला अपने पति को बचाने की बेहद कोशिश कर रही थी। कभी वो अपने हाथ पर गोली खा रही थी तो कभी अपने पैर पर गोली खा रही थी, लेकिन उसके तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी उसका पति, जिसका नाम प्रदीप होता है, वह जो उसका प्रेमी था, वह बच नहीं पाता। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जो लड़के का छोटा भाई है, जो विकलांग है, जो पैर से अपाहिज है, वह गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। एक गोली उसके भी लग जाती है, जो पहले से ही विकलांग था। गोली मारने का जो बात हुई तो वह गोलियों की आवाज़ सुनकर गांव में कोहराम मच जाता है और सभी ग्रामवासी दौड़कर प्रदीप के घर आ जाते हैं। लेकिन जितने जब आते हैं इतनी तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रदीप के पिता, प्रदीप की मम्मी सुनीता और प्रदीप, तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। खबर को सुनते ही पुलिस गांव में आती है और पुलिस आने के बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा करती है और पंचनामा भर देने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। जो घायल, उस घर के व्यक्ति हैं घायल, जिनका नाम है शीला और जो प्रदीप का भाई है, उन दोनों को निजी के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और भर्ती कराने के बाद उन दोनों का सफलतापूर्वक इलाज होता है। शीला एक बच्चे को जन्म देती है, जो बेटा होता है, यानी कि प्रदीप के बेटे को शीला जन्म देती है। अब पता नहीं वह लड़का ठीक है या अभी स्वस्थ नहीं है। लड़के को मशीन में रख दिया जाता है और मशीन में रख देने के बाद लड़का ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद शीला भी ठीक हो जाती है और जो उसका दूसरा भाई है विकलांग, वो भी ठीक हो जाता है। उस परिवार की एक लड़की और थी, यानी कि प्रदीप की बहन, जो ही उसी दिन अपने ताया जी के घर जाकर सो गई थी, जो उस वजह से वह गोली का शिकार नहीं, गोली का निशाना नहीं बनी। पुलिस सत्येंद्र उर्फ मोनू और उसके फुफेरे भाई को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर देती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। जब इस केस की छानबीन होती है, इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति क्या जातिवाद के लिए इस हद तक गिर सकता है। दरअसल हमारे देश में यह जातिवाद शब्द लोगों को डुबे जा रहा है। दुनिया चांद पर जा चुकी है, लेकिन हमारा देश जो भारत है वह जातिवाद पर ही अटका हुआ है। दलित समाज, ऊंचा समाज, बड़ा समाज या छोटा समाज, इसी घटना को के कारण इस घर का विनाश हो चुका था। ये घर पूरी तरह, इस घर का अंत हो चुका था। इस घर में केवल 3 सदस्य बचे थे, शीला और प्रदीप का भाई और प्रदीप की बहन या उसका छोटा बेटा, जिसका भी जन्म हुआ है। अब वह बेटा शायद अपने पिता के बगैर ही पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में काटे, वो अपने पिता का मुँह भी नहीं देख पाया। पुलिस ने लाश को परिजनों को दिया और जब रिश्तेदारों में और आसपास के लोगों में या सगे संबंधियों में इस बात का पता चलता है तो बुरी तरह कोहराम मच जाता है। बुरी तरह दुख की लहर दौड़ पड़ती है। दुख की लहर दौड़ने के बाद दूर दूर से लोग आने लगते हैं। लोग
जो मुजरिम है सत्येंद्र उर्फ मोनू और उसका फुफेरा भाई, उन दोनों के लिए फांसी की मांग करते हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है क्योंकि वे बड़ी जाति के थे, और बड़ी जाति को हिरासत लेने के बाद उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जाती है, और कार्रवाई जब की जाती है तो आज 5 वर्ष बीत चुके हैं। 5 वर्ष बीतने के बाद जो लड़की का भाई है सत्येंद्र, वो जमानत की मांग करता है, लेकिन वो जेल से भाग जाता है। भागने के बाद वह पुलिस से फरार हो चुका था, पुलिस के हाथ नहीं आता। तो इसी को लेकर जो सोनीपत का जज न्यायालय यानी कि कोर्ट में जो उसका सत्येंद्र का फुफेरा भाई है, जिसने इस घटना को अंजाम देने के लिए उसका सत्येंद्र का साथ दिया था, उसे 14 अक्टूबर 2021 को जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। और फांसी की सज़ा सुनने के बाद जो उसका सगा भाई था लड़की का, जिसका नाम है सत्येंद्र उर्फ मोनू, पुलिस उसकी तलाश या उसकी छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, जो हमारे देश में ये जातिवाद का शब्द है, ये अक्सर हमारे देश को डुबे रखा है। इसने दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, नई नई तकनीकें अपना रही है, लेकिन हमारा देश अभी इन्हीं बातों में उलझा पड़ा है, इन्हीं रपड़े में सुलझा पड़ा है। ये बातें अभी तक सही नहीं हो पा रही हैं। अक्सर अगर लड़की के भाई के दिमाग में यह जातिवाद का मैटर उसके दिमाग में नहीं बैठता तो शायद इस घर की तबाही नहीं होती है, घर बर्बाद होने से बच जाता। एक नहीं सैकड़ों जिंदगियां, इनसे जुड़ी सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। अक्सर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है मेरे दोस्तों, केवल आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है कि इस जातिवाद से दूर रहें, इस जातिवाद को मिटाने की कोशिश करें। जल्द से जल्द इस जातिवाद को मिटाने की कोशिश करेंगे तो तभी हमारे देश सुरक्षित हो सकता है या हमारे देश तरीके पर आ सकता है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लोग नई नई तकनीकें अपना रहे हैं, लेकिन हमारा देश जो है जिस जातिवाद में ही उलझा पड़ा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ज़रूर आपको परेशान करना नहीं था, या आपको हैरान करना नहीं था, या आपके दिल को दुखाना नहीं था मेरे दोस्तों, केवल आपको सचेत करना और सावधान करना नहीं था। जुड़े रहिए हमारे चैनल से रोज़ रात 10 बजे खुशियों के सफ़र में। रोज़ रोज़ आपको एक सच्ची घटना से हम आपको सावधान और सचेत करते रहेंगे। आपको ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है मेरे दोस्तों। इसको ना तो अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।